हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट और इसी के साथ अपना सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। तो ये अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 इम्पोर्टेंट एंड कॉमन ह्यूमन डिजीजेज का लास्ट पोर्शन। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड में अपन स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले वो डिजीज के बारे में जो प्रोटोजुआ से होती है। प्रोटोजुआ बोले तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं अपन अमीबाइसिस। तो अमीबाइसिस जो होता है उसका पैथोजन होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। और ये जो डिजीज होती है उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या रहता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर, एयर, फूड। और हाउस फ्लाई जो होती है उसमें वेक्टर की तरह काम करती है। ठीक है। ट्रोफोजॉइट स्टेज में जो पैथोजन होता है वो अपनी बॉडी में एंटर करता है। तो अगर पूछे अमीबाइसिस जो है उसका मतलब इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी थी या जिस समय वो अपनी बॉडी में एंटर करता है तो वो स्टेज कौन सी थी। ठीक है, तो अपन को क्या आंसर लिखना है, ट्रोफोजॉइट लिखना है। क्या लिखना है, ट्रोफोजॉइट। ठीक है, तो ये जब एंटर करता है तो वो अपनी इंटेस्टाइनल वॉल में एंटर करता है और उसके बाद वहाँ के टिश्यू को क्या करने लगता है, डिकम्पोज करने लगता है अपने खुद के एंजाइम से। इससे वहाँ की जो सेल है वो डिकम्पोज हो जाएगी जिससे वहाँ पर ऐसे अपने एक फफोले जैसा बन जाएगा, अल्सर टाइप बन जाएगा, आउटग्रोथ निकलेगी जिसके अंदर म्यूकस फिल रहेगा। ठीक है, फिर सर्टेन टाइम बाद में ये जो आउटग्रोथ होती है फूट जाती है और जिससे म्यूकस निकलने लगता है और ये म्यूकस जो है फिर अपने जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं एनस से उसके साथ बाहर आएगा। इस पर्सन को जो है वीकनेस फील होती है, उसके जो मोशंस आते हैं वो बहुत ही क्रैम्प के साथ में आते हैं। आम जिंदगी में अपन कहते हैं मरोड़े चलना, उस तरीके से अपने मोशन आते हैं और मोशन में कभी कभी पस और अगर ज़्यादा वर्स्ट केस है तो ब्लड भी आने लगता है। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है, क्योंकि ये डिजीज कॉन्टामिनेटेड एयर, वाटर और फूड की वजह से हो रही है। यही वजह है कि अपन को बॉइल्ड वाटर यूज करना चाहिए, कवर्ड एंड फ्रेश फूड यूज करना चाहिए और हाउस फ्लाई के नंबर को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि वो वेक्टर की तरह काम करती है। और कुछ अपन मेडिसिन वगैरह क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल में कर सकते हैं जो बेसिकली इन जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है उनको क्या करेगी, उनके नंबर को रिड्यूस करेगी जिससे ये डिजीज क्या हो सकती है, क्योर हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन डायरिया या गार्डाइसिस भी कहते हैं। गार्डिया करके एक प्रोटोजुआ होता है और जो कि एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआ है। देखो प्रोटोजुआ होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो या तो उनके ऊपर क्या होंगे, सीलिया होंगे। सीलिया क्या होते हैं, बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, सीलिया। और ऐसे प्रोटोजुआ को कहते हैं सीलिएटेड प्रोटोजुआ। अगर प्रोटोजुआ के ऊपर एक या दो लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो इसे क्या कहेंगे, फ्लैजिला। कुछ प्रोटोजुआ ऐसे होते हैं जो किससे मूव करते हैं, अपने सूडोपोडिया से। जैसे कि अमीबा जो होता है वो किससे मूव करता है, सूडोपोडिया से। और कुछ जो होते हैं स्पोरोजुआ कैटेगरी के आते हैं जिनमें ये सब मोड ऑफ मतलब लोकोमोशन नहीं होते। तो ये जो पैथोजन है ये कैसा है, फ्लैजिलेटेड है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, वाटर और फूड के साथ में होगा। ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगे, लूज मोशन आने लगेंगे, स्टमक में पेन होगा, भूख कम लगेगी, सर दर्द वगैरह होगा, रेस्टलेसनेस होगी। और क्या इसका क्योर क्या होगा, क्लीन और फ्रेश वाटर और फूड कंज्यूम करना चाहिए। क्लोरोक्यूनॉन और केमोक्यूनॉन नाम की दो मेडिसिन होती है, उसे अपन क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल में कर सकते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट अपने हैं ट्रिप्नोसोमियासिस। बोले तो ये जो होती है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस नाम के पैथोजन से होती है और इसमें अपन को स्लीपिंग डिसऑर्डर होने की वजह से इसे क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, ग्लोसिना पेल्पिस, ये एक तरह की फ्लाई है जो क्या करती है, डिजीज को ट्रांसमिट करती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, दिस प्रोटोजुआ एंटर व्हेन फ्लाई सक ब्लड इनटू लिम्फेटिक सिस्टम। जब फ्लाई जो होती है अपना बॉडी का ब्लड सक करने लगती है तो ये प्रोटोजुआ उसके साथ अपनी लिम्फेटिक सिस्टम में क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं और वहाँ एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में स्वेलिंग दे देते हैं। उसके बाद ये लिम्फ से कहाँ पर एंटर कर देते हैं, CSF ऑफ ब्रेन
और फिर ब्रेन को क्या करते हैं, डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि ये सब होने की वजह से ब्रेन डैमेज होगा तो अपने स्लीप साइकिल जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। स्लीप इन्वर्जन भी होता है, मतलब रातों को नींद नहीं आती और दिन को अपन को हमेशा नींद आने लगेगी। इस तरीके की डिजीज होने की वजह से इसे क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन और क्योर। क्या इलाज करेंगे इसमें? एक तो वेक्टर जो है जिससे कि ये फ्लाई से ये बीमारी हो रही है उसके नंबर को कंट्रोल करो और उसको अपने घर के आसपास मतलब ज़्यादा नंबर में ग्रो नहीं करने देना चाहिए। और ये जो मेडिसिन है ये अपन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मलेरिया। तो देखो ये मलेरिया जो है आपका ये एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले देखते हैं कि मलेरिया होता किसकी वजह से। तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से और उसकी बहुत सारी स्पीसीज होती है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेराई, प्लाज्मोडियम ओव्यूल, ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन आप सब जानते हैं, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से ये क्या करती है, फैलती है। अब ये सब जो लिखा हुआ है वो आपका इसका क्या है, लाइफ साइकिल। इसे अपन डायग्राम से समझते हैं अच्छे से, ठीक है। ये देखो डायग्राम आप क्लियरली देख पा रहे हैं, वैसे आपकी बुक में भी है। अगर आपको छोटे अक्षर दिख रहे हैं तो आप बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि मलेरिया जो होता है वो आपको ये समझना चाहिए जो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम दो होस्ट के बीच में अपनी लाइफ सर्वाइव करता है, एक मॉस्किटो में और एक ह्यूमन में। जब मॉस्किटो अपन को काटते हैं, देखो ये जब मॉस्किटो अपन को काटेंगे तो मॉस्किटो की सलाइवा के साथ में स्पोरोजोइट स्टेज में ये अपनी बॉडी में क्या करता है, एंटर करता है। और ये स्पोरोजोइट जो होते हैं वो कहाँ पर मूव करने लगते हैं, लीवर में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, लीवर में। और लीवर में जाने के बाद जो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देते हैं। क्या देते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होगा कि एक स्पोरोजोइट जो होंगे वो क्या करेगा, दो मीरोजोइट बनाएगा। मतलब पहले क्या है, स्पोरोजोइट, और हर एक स्पोरोजोइट से क्या बनेंगे, मीरोजोइट बनेंगे। और ये मीरोजोइट जो होंगे वो वापस लीवर से कहाँ चले जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम में जाकर ये किसको टारगेट करते हैं, आरबीसी को। किसको टारगेट करते हैं, आरबीसी को। और आरबीसी के अंदर अपना फिर साइकिल चलाते हैं और आरबीसी को रप्चर कर देते हैं। अब यहाँ पर जब ये देखो ये आरबीसी रप्चर हो रही है, इससे जब बाहर निकलते हैं तो इसमें से कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, गैमिट भी बना लेते हैं। मतलब फीमेल गैमिट और मेल गैमिट बना देते हैं। जब मॉस्किटो दोबारा इसी ह्यूमन का ब्लड सक करता है, ये हो सकता है ये कोई दूसरा मॉस्किटो, तो उसके साथ ब्लड में ये चले जाते हैं और उसके मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे। और मॉस्किटो के अंदर फिर ये क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, जिससे फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट जो है उसके बाद स्पोरोजोइट बनेंगे। और ये स्पोरोजोइट मूव करते हुए उसकी सेलेवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। सेलेवरी ग्लैंड से जब ये किसी और ह्यूमन को जाके अपना ब्लड सक करने की कोशिश करेगी ये फीमेल, तो उसके साथ सलाइवा के साथ वो उस ह्यूमन में चली जाएगी और उसमें ये साइकिल चलेगा। इस तरीके से मलेरिया अपना साइकिल क्या करता है, कंप्लीट करता है। मलेरिया जो होता है वो कौन से दो होस्ट में कंप्लीट करता है अपना साइकिल, मॉस्किटो और ह्यूमन, ठीक है। और ये सब आपको इसका डिस्क्रिप्शन है जो नोट करना है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। और ये डायग्राम बना लेना है। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जितने भी मॉस्किटो डिजीज होती है जनरली उनके सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं। रिकरेंट सीवरिंग आती है, मतलब ऐसे बार बार ऐसे, मतलब ऐसे लगती है बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी। आप चाहे गर्मी की सीजन हो उसे कितना भी ओढ़ा लें, कितना भी कवर कर ले, लेकिन फिर भी उससे सर्दी लगेगी। हेडेक होगा उस पर्सन का, सेवर बॉडी एक होगा, मतलब हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द करेंगे। नौसिया भी हो सकता है, मतलब ऐसे वॉमिटिंग टाइप हमेशा फील होता रहेगा, ठीक है। और हमेशा बुखार अपने आप थोड़ी देर आएगा, फिर अपने आप ही सही होगा, फिर वापस बुखार आएगा। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजीज मॉस्किटो से फैलती है। प्लाज्मोडियम खुद तो अपनी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता, ना ये फूड से जाता है ना किसी चीज़ से, मॉस्किटो से जाता है। तो मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए और उसे करने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गैमेक्सिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अपने आसपास घरों में कहीं पे भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि मॉस्किटो उसी में ही अपने क्या देते हैं, एग देते हैं और उसी से उनके नंबर इंक्रीज होते हैं। अगर अपन आउटडोर में कहीं बाहर सोते हैं तो अपन को क्या करनी चाहिए, नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। विंडो जो होती है उसमें और डोर वगैरह जो है उनमें भी ऐसी वो नेट वाली जाली लगा देनी चाहिए जिससे मॉस्किटो अंदर एंट्री ना करे।
और मॉस्किटो के रिपेलेंट यूज करने चाहिए। बेसिकली अपन मॉस्किटो से दूर रहेंगे तो अपन को मॉस्किटो से होने वाली डिजीजेज नहीं होगी, तो मलेरिया भी नहीं होगा। ट्रीटमेंट क्या होता है, क्विनिन जो सिनकोना की बार्क से निकालते हैं, 300 मिलीग्राम क्विनिन पर डे पर्सन को क्या करनी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये पूरा आपके किसके बारे में था, मलेरिया के बारे में। मलेरिया का क्वेश्चन अच्छे से तैयार करें, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन डिजीज नंबर 5, लेशमैनियासिस, जिसको काला अजार डिजीज भी कहते हैं, और ये किससे होती है, लेशमैनिया डोनोविनाई। और ये भी एक सैंड फ्लाई नाम का एक इंसेक्ट होता है जिससे ये फैलती है, उसके बाइट से ये क्या करती है, फैलती है। ये बेसिकली ब्लड, स्प्लीन, लीवर, बोन मेरो इन सब को अफेक्ट करती है। सिम्टम्स क्या होते हैं जब ये डिजीज होती है, फीवर होता है, वेट लेस होता है, और स्प्लीन और लीवर में बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्वेलिंग होती है। अगर डिजीज को ट्रीट ना किया जाए टाइम पे तो ये फैटल भी हो सकता है। क्योर के फॉर्म में क्या करते हैं, एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन यूज करते हैं, और वेक्टर जो है, जो भी डिजीज वेक्टर से फैलती है, किसी चीज़ से फैलती है, उसके नंबर को कंट्रोल करेंगे तो डिजीज भी कंट्रोल रहेगी, तो इससे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है ट्राइकोमोनियासिस। ये बेसिकली क्या होती है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ये एक पैथोजन होता है, इससे ये फैलती है। ये बेसिकली एक तरह की क्या है, एसटीडीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, ये प्रोटोजुआ जो होते हैं वेजाइना ऑफ फीमेल में रहता है, और वहाँ पर वेजेनाइटिस बोले तो वहाँ पर ईचिंग, स्वेलिंग, ठीक है, ऐसा प्रोड्यूस करने लगता है, वहाँ पे फॉर्म लाइक सब्सटेंस डिस्चार्ज होता है। और ये जो होता है ये फीमेल से मेल के जेनाइटल पे और मेल जेनाइटल से किसी और फीमेल में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो बेसिकली ये जो होता है अनसेफ सेक्स से और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो होती है ये फैलती है, लेकिन सफ़र जनरली कौन रहती है इससे, फीमेल के वेजाइना में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। प्रिवेंशन क्या है, जो भी एसटीडीज है वो सेफ सेक्स से क्या हो सकती है, दूर रह सकती है, और एंटीबायोटिक जो मेडिसिन जो होती है इसको ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये टॉक्सोप्लाज्मा गोनीडाई, इनसे क्या करती है, ये डिजीज जो होती है ये पैथोजन है टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये ट्रांसफ़र हो सकती है, कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर से भी हो सकती है, और मदर से ये किस में ट्रांसफ़र हो सकती है, बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकती है। इस डिजीज में क्या होने लगता है, मसल्स पेन होती है, फीवर होता है, हेडेक होता है, और ये पैरासाइट जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। और देखो दो अपने यहाँ पर डिजीज की टर्म दे रखी है, इसका मतलब होता है कि कॉरॉइड जो होता है वो अफेक्ट होता है, और इसका मतलब होता है ब्रेन के अंदर जो होता है टिश्यू में लिक्विड की अमाउंट क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। और इसका प्रिवेंशन और क्योर क्या होता है कि प्रिवेंशन तो आपको सब जानते ही, अगर कॉन्टामिनेटेड फूड से फैलता है तो इससे दूर रहना चाहिए, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय मतलब अच्छे से चेकअप कर लेना चाहिए। क्योर क्या होगा, सर्जरी की जाती है जिससे ये जो फ्लूइड जो फिल हो रखा है इसको बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। ये देखो आपके ये डिजीज जो है वो आपके थी टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट अपन को करना है डिजीज कॉज्ड बाय हेलमिंथीज। एक मैं चीज़ आपको इधर ही क्लियर कर देता हूँ। देखो अभी जो आपने ये डिजीज पढ़ी है, 7 डिजीज जो की है आपने टॉक्सोप्लाज्मोसिस लास्ट की थी, मलेरिया पर आप विशेष गौर करें, उसे अच्छे से प्रिपेयर करें, बाकी सब में पैथोजन के नाम याद रखें, और एक दो कोई ऊपर से इसके क्या करना है अपन को, सिम्टम्स वगैरह याद करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन करते हैं हेलमिंथीज से होने वाली डिजीज, और इसमें सबसे पहली करते हैं एस्केरियासिस। ये किससे होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड से होता है, जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में क्या होता है, पैरासाइट होता है, ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन ये किससे फैलता है, कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल से फैलता है, ठीक है। बच्चों में इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली एडल्ट के। जो एग जो होते हैं वॉर्म के, वो फिकल मटेरियल्स जो होते हैं, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनके साथ बाहर आते हैं, और फिर सॉइल वाटर में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, फिर उधर से फूड आइटम के साथ में या किसी भी मोड में वापस किसी दूसरे पर्सन में चले जाते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे, ये पैरासाइट जो होता है वो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देता है, कॉलिक पेन देता है, ठीक है, और इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगती है, मस्कुलर पेन होगा, एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। पर्सन को फीवर रहेगा और कफ रहेगी, ठीक है, वॉमिट टाइप लगेगा उसे। और ये जो है अगर बाइल डक्ट में ट्रेवल कर जाए या पेनक्रियाटिक डक्ट या कहीं और पहुंच जाए तो ये बीमारी और ज़्यादा लेथल हो सकती है, ठीक है।
ये समटाइम्स ये जो बीमारी जो होती है वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है। कैसे आएगी कि वर्म जो होता है वो इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करके ब्लड में आ जाता है और फिर ये यहाँ से वाइटल ऑर्गन तक मूव कर सकता है और वहाँ उनको भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। प्रिवेंशन क्या है? सबसे अच्छा तरीका है पर्सनल हाइजीन और ईटिंग, और जो अपने फूड वगैरह आइटम्स वगैरह होते हैं वो एकदम क्लीन होने चाहिए, क्योंकि फूड वाटर वगैरह से ये फैलता है। और एंटी हेलमेंटी जो ड्रग्स जो होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एस्केरिस को अपन हैंडल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एंटेरोबायोसिस। ठीक है, ये एंट्रोबिस वर्मिक्यूलेरिस से होता है, जिसे पिन या सीट वॉर्म भी कहते हैं। ये भी किससे फैलती है? कॉन्टामिनेटेड फूड से। और इसके सिम्टम्स क्या है? ये जो वॉर्म है उस जो होता है एनल पोर्शन, जहाँ से अपन वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, एनस का जो एंड पोर्शन जो होता है, रेक्टम का एंड पोर्शन एनस ही होता है, उसके आसपास इसके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर आसपास क्या होने लगती है? ईचिंग सी होने लगती है। बच्चे अक्सर इससे सफ़र रहते हैं, आपने सुना होगा। और इसकी वजह से अब बच्चों में इतनी खुजली वगैरह होती है उस पर्टिकुलर जगह पर, तो उससे स्लीपनेस होती है। बच्चे जो होते हैं कभी कभी क्या करते हैं, बेड में यूरिन भी कर देते हैं इसी की वजह से। यही एक कारण नहीं होता बेड में यूरिन करने का, लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है। गर्ल्स में ये जो वॉर्म है एनस से वेजाइना तक ट्रेवल कर लेता है और फिर वेजाइना में भी इन्फेक्शन कर देता है। प्रिवेंशन और क्योर क्या है? पहले तो पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए, अच्छा और साफ फूड कंज्यूम करना चाहिए, और फिर एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स जो होती है वो इसको हैंडल करने के लिए, इसको मतलब क्योर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। नेक्स्ट है टीनियसिस। ये जो होता है वो किसकी वजह से होता है? टीनिया सोलियम। अब टीनिया सोलियम जो है बेसिकली दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। एक तो किस में करता है? पिग में, और पिग के लिए ही अपने क्या वर्ड यूज किया? पोर्क। और एक करता है ह्यूमन में। ठीक है, इन दो में ये अपनी लाइफ साइकिल को क्या करता है? कंप्लीट करता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर होगा। सिम्टम्स क्या होंगे? एब्डोमिनल पेन होने लगेगा, वॉमिट होने लगेगी, डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, ये एक अपन को वर्ड दे रखा है डिस्पेप्सिया, इसका मतलब होता है इनडाइजेशन, वीकनेस होगी। ठीक है, प्रिवेंशन और क्योर क्या है? अगेन पर्सनल हाइजीन, फ्रेश फूड वगैरह, एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स वगैरह, सेम ही इसका क्योर भी है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रैकनक्यूलेसिस। देखो ये आपने 10th में भी की थी। ड्रैकनक्यूलस मेडियनसिस करके गुएना वॉर्म या नारू वॉर्म होता है। ये किस में, जो वाटर जो होता है उसके साथ अपनी बॉडी में चला जाता है, तो कॉन्टामिनेटेड वाटर से होने वाली एक डिजीज है। और इसका पैथोजन क्या होता है? ड्रैकनक्यूलेसिस मेडियनसिस। इसमें क्या होता है? कॉन्टामिनेटेड वाटर में जो एग या वॉर्म के जो लार्वा होते हैं, अब ये लार्वा जो होते हैं अलग अलग स्टेज होती है, तो जो पहली स्टेज होती है उस फॉर्म में ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में। फिर वहाँ से ये लार्वा दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे रिलीज लार्वा का मतलब वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और फिर ये क्या करते हैं? होस्ट के स्टमक और इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करते हुए एब्डोमिनल कैविटी वगैरह में पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पर ये मैच्योर होते हैं और क्या करते हैं, मतलब मैच्योर होंगे तो दो तरह के बन जाएंगे, मेल और फीमेल, और फिर वहाँ कॉप्यूलेट करेंगे। कॉप्यूलेशन के बाद मेल वॉर्म जो होता है वो तो मर जाता है, लेकिन फीमेल वॉर्म जो होती है वो एग देने के लिए बाहर निकलना चाहती है, तो वो सब क्यूटेनियस टिश्यू बोले तो स्किन तक पहुंच जाती है। और फिर वहाँ से वो क्या करती है? एक पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करती है ताकि वहाँ पर बाहर निकलने का एक रास्ता बने। तो वहाँ पर एक पंचर सा, एक छेद सा बन जाएगा और ब्लिस्टर सा बनता है, और फिर उसके फटने से ये बाहर निकलने लगती है। ठीक है, और जो कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेन और इन्फ्लामेशन देगा। ये अपने क्या होती है? ड्रैकनक्यूलेसिस। प्रिवेंशन क्या होगा? जो क्लीन वाटर और फ्रेश वाटर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये वाटर से होने वाली डिजीज है। और वॉर्म जो होता है उसको फिर हटाने के लिए अपन क्या करा सकते हैं? सर्जरी वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और अपने फाइनल कैटेगरी ऑफ डिजीज लेते हैं, जो कि है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसी डिजीज जो हेल्दी पर्सन से पेशेंट से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती। इसमें सबसे पहले है कैंसर। अगेन कैंसर आपका एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आपके बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कैंसर इज अ डिजीज इन्वॉल्विंग abnormal सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ विद द पोटेंशियल टू इन्वेड और स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में बहुत सारी सेल क्या होती है? अब नॉर्मली सेल डिवीजन होने लगेगा तो वहाँ पे सेल का एक क्लस्टर बन जाएगा, और इतनी नीड नहीं होगी तो वो एक ट्यूमर के फॉर्म में दिखने लगती है। और फिर ये जो होती है ये हो सकता है कि बॉडी के दूसरे पार्ट में भी फैल ले, जरूरी नहीं हमेशा होगा, लेकिन फैलती है। वही कैंसर ज़्यादा क्या होते हैं? लेथल होते हैं।
नेक्स्ट है अपने टाइप्स ऑफ कैंसर। अब देखो कैंसर के टाइप करने, तो कैंसर के टाइप इस बेसिस पे है कि कैंसर हो कहाँ रहा है। जैसे कार्सिनोमा, ये जो कैंसर जो होता है वो स्किन से स्टार्ट होता है और मतलब जो टिश्यू की लाइनिंग वगैरह है उन जगह पर होता है, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, कार्सिनोमा। सार्कोमा क्या कहते हैं, जब ट्यूमर का बनता है कनेक्टिव टिश्यू में। ऑस्टियोमा कब कहेंगे, जब ट्यूमर बनेगा बोन में। फाइब्रोमा कब कहेंगे, जब ट्यूमर बनता है फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू में। ग्लाइयोमा कब कहते हैं, जब ट्यूमर बनता है कहाँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। मिलियोनोमा किसे कहेंगे, जो अपने मिलेनोसाइट जो होती है उसमें जो पिगमेंट बनाती है। मिलेनोसाइट आप सब जानते ही होंगे, मिलेनिन सिक्रेट करती है और मिलेनिन अपनी बॉडी के स्किन का जो कलर होता है वो डिसाइड करती है। अगर उन सेल में कैंसर होने लग जाए तो उसे मिलेनोमा कहेंगे। लिम्फोमा क्या होता है, लिम्फोमा जो कैंसर होगा वो क्या होगी, जो अपनी बॉडी की डिजीज फाइटिंग सेल्स है जो इम्यूनिटी बनाती है और जो लिम्फोसाइट सेल्स है उनके अंदर कैंसर होने लग जाएगा, जैसे लिम्फ नोड में हो जाना, स्प्लीन में हो जाना, थाइमस में हो जाना, बोन मैरो में हो जाना। इस डिजीज को अपन क्या कहेंगे, लिम्फोमा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने टाइप ऑफ ट्यूमर। देखो टाइप ऑफ ट्यूमर इसके बेसिस पे है कि जो अपने ट्यूमर जो है वो क्या एक पर्टिकुलर जगह पर ही ग्रो करता रहता है या वो किसी और जगह पर मूव करेगा। तो टाइप ऑफ ट्यूमर विच ग्रो इनसाइड बट डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स, उसे अपन क्या कहेंगे, बेनिंग ट्यूमर कहेंगे, ठीक है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा होता है, जो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और जब ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो उसे कहेंगे मेटास्टेसिस, ठीक है, क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस कहेंगे। अब ये जो होता है ट्यूमर इतना ज़्यादा लेथल नहीं होता, इसे सूडो कैंसर भी कहते हैं और ये ट्रू कैंसर है। ये मेन प्रॉब्लम है, ये जिस जगह पर होगा ट्यूमर वहाँ तो प्रॉब्लम है और इसकी सेल कहीं और मूव कर गई तो वहाँ पर भी ट्यूमर बना लेगा, तो ये ज़्यादा खतरनाक ट्यूमर होता है, ठीक है। तो ये दो अपने ट्यूमर के क्या होते हैं, टाइप होते हैं। नेक्स्ट है कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर जिन भी चीज़ों की वजह से होता है उसे अपन क्या कहते हैं, कार्सिनोजन कहते हैं। और 3 कारण हो सकते हैं अपने कैंसर होने के। फिजिकल, जिसमें रेडिएशन आती है। केमिकल बोले तो अपन किसी केमिकल की वजह से अपनी सेल अब नॉर्मली ग्रो करने लगी है, जैसे कि स्मोक ऑफ तंबाकू या फिर और कोई जो अपन जैसे नशे की जो भी नशा करते हैं उसकी वजह से हो सकता है। और बायोलॉजिकल, कुछ पर्टिकुलर वायरस से भी क्या होता है, कैंसर होता है, जिसे क्या कहते हैं, ऑन्को वायरस, ठीक है। नेक्स्ट है अपने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉसिबल परजेंस। मतलब कैसे पता करेंगे कि हाँ भाई इस पर्सन को कैंसर हो गया, क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे। मतलब ट्यूमर नहीं बने तो भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो देखो एक तो ट्यूमर तो है ही है कि ट्यूमर और नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा एनी काइंड ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम अ पोर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बॉडी में किसी पर्टिकुलर जगह से कहीं फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगे। सडन लॉस ऑफ वेट, मतलब सडनली बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है। इनडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। कंटिन्यूस कफ और सोरनेस इन नेक, तो भी अपने ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं, पॉसिबल हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कैंसर है। अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर आप डायग्नोसिस करेंगे, तो डायग्नोसिस करने के लिए ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, बायोप्सी होती है। बायोप्सी क्या होती है अभी अपन अलग से समझते हैं। और कैंसर इन इंटरनल ऑर्गन कैन बी आइडेंटिफाई बाय सीटी स्कैन, एमआरआई, इन सब से क्या कर सकते हैं, अपन करते हैं। अगर आपको सीटी स्कैन और एमआरआई के बारे में करना है तो आपकी बुक का जो सबसे लास्ट चैप्टर है जो अब सिलेबस से कट हो चुका है उसमें उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, आप अपने नॉलेज के लिए स्टडी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है, जनरली 2 तरीके हैं ट्रीट करने के। एक तो रेडिएशन से क्या करते हैं, जो ट्यूमर की सेल है उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसे कहते हैं रेडियोथेरेपी। या फिर जो है कुछ ऐसी मेडिसिन यूज करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल यूज करते हैं जो आपकी सेल को क्या करते हैं, जो सेल जो होती है ट्यूमर की सेल उसको ख़त्म करते हैं, जिसे कहते हैं कीमोथेरेपी। और ये कीमोथेरेपी जो होती है इससे फिर हेयर लॉस वगैरह भी हो जाता है, तो वो साइड इफ़ेक्ट की फॉर्म में होगा, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। मॉडर्न मेथड में क्या करते हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी कंबाइनली यूज करते हैं, ठीक है। और इंटरफेरॉन भी यूज कर सकते हैं अपन इसके इलाज के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अपने बायोप्सी क्या होती है। तो देखो बायोप्सी क्या है, एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव फ्रॉम अ लिविंग बॉडी। किसी लिविंग बॉडी से कोई टिश्यू को क्या करो, रिमूव करो। और क्यों करते हैं, टू डिस्कवर द प्रेजेंस, कॉज और एक्सटेंट ऑफ डिजीज, कि भाई
डिजीज है या नहीं है, उसका कारण क्या है और कितनी डिजीज हो चुकी है, वो पता करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। विच टाइप ऑफ कार्सिनोजन कॉज स्किन कैंसर और ल्यूकेमिया। स्किन कैंसर जो होता है वो जनरली किससे होता है, नॉन आयोनाइजिक रेडिएशन सच एज यूवी रेज और इससे होता है, और जबकि ब्लड कैंसर जो होता है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन से, जैसे एक्सरे से ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, अब आप सुनोगे कि एक्सरे तो सर हम करवाते हैं एक्सरे वगैरह, तो वहाँ पे साफ क्लियर इंस्ट्रक्शन होती है कि ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है, वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए आप में से पास करवाई जाती है। नेक्स्ट है एलर्जी। देखो अपनी बॉडी में आप सब जानते हैं बेसोफिल्स होती है, मास्ट सेल होती है, ये सब क्या करती है, बॉडी की इम्यूनिटी का एक हिस्सा होता है एलर्जी। ठीक है, लेकिन कभी कभी इनके नंबर इतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और फिर ये अननेसेसरली हिस्टामिन वगैरह सेरोटोनिन वगैरह सिक्रेट करने लगती है, जिससे अननेसेसरली बॉडी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाती है किसी पर्टिकुलर केमिकल फिजिकल फैक्टर के, और फिर वो ही रिस्पॉन्स देने लगती है जो अपने इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स होते हैं, जैसे रनिंग नोज, स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना। ठीक है, ये सब क्योंकि ये डिजीज किसी पैथोजन से तो हो नहीं रही है, आपकी जो WBC है वो ही कुछ अजीब सी बिहेव कर रही है, उनके नंबर ज़्यादा हो चुके हैं, किस वाले WBC के, बेसोफिल्स के। यही वजह है कि बॉडी जो होती है इसका कोई ट्रीटमेंट तो होगा नहीं, बस आप एलर्जी जिनसे हो रही है, जिन्हें एलर्जेंस कहेंगे, उनसे दूर रहो और एंटी हिस्टामिक टैबलेट्स यूज कर सकते हैं ताकि हिस्टामिन के इफेक्ट को क्या किया जाए, कम किया जाए। एक आपको पूछे एलर्जिक रेस्पॉन्स किस WBC से होता है, तो किससे होता है, बेसोफिल से, लेकिन एलर्जिक रेस्पॉन्स के समय कौन सी एंटीबॉडी बनती है, तो कौन सी बनती है, IgA। ठीक है, नेक्स्ट है अपने अस्थमा। देखो अस्थमा अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पड़ा होगा। अस्थमा क्या होता है, जब आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो और वो एलर्जी की वजह से आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने लग जाए, तो उसे अपन क्या कहेंगे, अस्थमा। और पर्सन जैसे ही उस एलर्जी वाली चीज़ों के टूवर्ड्स में आता है उसको अस्थमा का अटैक आता है, जिसे अस्थमेटिक अटैक कहेंगे। ठीक है, हमेशा वो इस डिजीज से मतलब ऐसे नहीं रहेगा, पर्टिकुलर जब वो मतलब एलर्जी, जिससे एलर्जी है वो चीज़ होगी तो ही ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो अस्थमा जो होता है वो पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज है, मतलब जिसमें अपने जो सांस लेने का रास्ता है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो एयरवेज होते हैं लंग्स के उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वो नैरो हो जाते हैं, ब्रीथलेसनेस होने लगती है, कफिंग होने लगती है। ठीक है, और ये अक्सर किसकी वजह से होता है, किसी सर्टेन सब्सटेंस की एलर्जी की वजह से। वो एलर्जी पॉलन ग्रेन से हो सकती है, डस्ट पार्टिकल से हो सकती है, फूड स्टफ से हो सकती है, धुएं से हो सकती है, ठंड से हो सकती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, पर्सन की बॉडी पे क्या होते हैं, स्किन और रैसेज वगैरह आने लगते हैं। पर्सन में जो होता है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, स्किन इचिंग होने लगती है और पर्सन को स्नीजिंग और कफिंग होने लगता है, वो भी बार बार। इलाज क्या है, एक तो जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उससे दूर ही रहिए, और आप क्या करो, एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स यूज कर सकते हैं एलर्जी को कम करने के लिए। साथ में जब पर्सन को अस्थमा अटैक आता है तो आपको देखा होगा अस्थमा पंप दिया जाता है, जो क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है। ये भी आप एक लिख देना, ब्रोंकोडायलेटर क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो अपने रेस्पिरेटरी जो पाथ जो है उनको थोड़ा और ओपन कर देते हैं ताकि सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है अपने हाइपरटेंशन। ये आपने पढ़ा होगा कि अपना जो ब्लड प्रेशर होता है 120 to 80 mmHg होता है। ये अपना कौन सा होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, और ये क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। अगर इस रेंज से ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने लगे, वो भी लंबे टाइम पीरियड के लिए रहे, तो इसे हाई ब्लड प्रेशर और या हाइपरटेंशन कहते हैं। और इससे ब्लड बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकलता है। ऐसे कुछ देर के लिए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये अगर लंबे समय तक रहे और हर आपको थोड़े थोड़े दिन से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो आपका हार्ट फेल हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, तो फिर खराब हो सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। ये क्या होता है, देखो अपनी जो हार्ट का जब स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं तो हार्ट के स्ट्रक्चर में अपन को क्या पढ़ाते हैं, 4 चैम्बर पढ़ाते हैं, और जो राइट ऑरिकल होता है वहाँ पर हार्ट की वॉल से अंदर की तरफ ब्लड लेकर एक आती है जिसे अपन कहते हैं कोरोनरी साइनस। और ठीक ऐसे कैसे यहाँ पर एक आर्टरी जो होती है वो हार्ट के अंदर से ब्लड लेकर हार्ट की वॉल को पहुँचाती है, जिसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। अगर इस कोरोनरी आर्टरी में कहीं पे ब्लॉक आ जाए, कोई क्लॉट वगैरह बन जाए, तो ब्लड सप्लाई अफेक्टेड होगी, जिससे हार्ट की वॉल को खुद को ही ब्लड कम मिलने लगेगा, जिससे हार्ट की वॉल जो होगी कमज़ोर होने लगेगी और पर्सन को हार्ट अटैक की तरह
सिम्टम्स आएंगे। बेसिकली इसे सिनोनिम्स मानते हैं हार्ट अटैक का। स्टार्टिंग में जब होगा आपको चेस्ट पेन हो सकता है, वॉमिट हो सकती है, ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ये इंटेंस हो तो फिर डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है इम्फीसीमा। इम्फीसीमा बेसिकली क्या होता है, देखो सबसे पहले अपन इसका वर्ड का मतलब समझते हैं। इम्फीसीमा वर्ड का मतलब होता है एक्सेसिव एयर इन लंग्स। अब ये कैसे होगा, तो ये बेसिकली क्या है, एक क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज है जो कि स्मोकिंग की वजह से होती है या फिर एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो सकती है। इससे क्या होता है, एयर सैक्स में ये पॉल्यूटेंट्स और ये स्मोकिंग का धुआं वगैरह जाता है, जिससे उसकी इनर वॉल जो होती है वो डैमेज हो जाती है और रप्चर होने लगती है। जो एल्वियोलाई वगैरह होती है वो भी क्या होने लगती है, खराब होने लगती है। ऐसे केस में पर्सन की जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, जिससे गैस एक्सचेंज वगैरह जो होगा वो प्रॉब्लमेटिक होने लगता है। पर्सन को क्या होगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी और शॉर्टनेस होने लगती है। इसको क्या कहते हैं, एम्फीसीमा। नेक्स्ट डिजीज है अपने कैटेरैक्ट। तो देखो कैटेरैक्ट क्या होता है, आप सब जानते हैं, अपने आई का स्ट्रक्चर कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। आई में क्या होता है, एक लेंस होता है और उसके चारों तरफ क्या होती है, लेयर्स वगैरह होती है, और आगे क्या होता है, कॉर्निया होता है। तो ये अपना लेंस जो होता है वो जनरली एकदम ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, लेकिन कभी कभार इस लेंस में क्या होता है, मिल्की वाइट अपीयरेंस आ जाती है, जिससे पर्सन को ब्लरी विजन होता है। इसे क्या कहते हैं, कैटेरैक्ट। और फिर इसका इलाज क्या है, सर्जरी करते हैं और इस वाले लेंस को रिप्लेस कर देते हैं किसी नए लेंस से। नेक्स्ट है ग्लूकोमा। ये बेसिकली आई से रिलेटेड डिजीज है, जिसमें देखो आंख में दो चैम्बर होते हैं, आपको पता हो तो, लेंस के और कॉर्निया के बीच में एक्वस चैम्बर और पीछे क्या होता है, विट्रस चैम्बर। और इसमें फ्लूइड के नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होता है, फ्लूइड ज़्यादा बढ़ने लगता है, और इस ज़्यादा फ्लूइड की वजह से प्रेशर बढ़ता है, जिससे रेटिना और ऑप्टिक नर्व जो होती है वो डैमेज हो जाएगी। और ये दोनों डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लाइंडनेस होने लगेगी, बोले तो अंधापन हो जाएगा, पर्सन देख नहीं पाएगा। सर्जरी करके इसका क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रैबिस्मस। देखो बेसिकली अपनी जो आई बॉल जो होती है उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर उधर घुमाने के लिए आई बॉल से रिलेटेड 6 मसल्स होती है। ये मसल्स के नाम आपके इस चैप्टर में नहीं दे रखे, आई वाले चैप्टर में दे रखे हैं, जो कि कट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप याद कर लें। देखो इसमें से जो 4 तो होती है रेक्टस मसल्स होती है, ठीक है, और 2 जो होती है वो ऑब्लिक मसल्स होती है। और इन 6 मसल्स की हेल्प से आई बॉल को अपन इधर उधर क्या करा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। जनरली ये जो मसल्स की जो लेंथ होती है वो एकदम सुटेबल होती है। अगर इनमें से कोई भी एक मसल्स जो स्मॉल हो जाए या जरूरत से ज़्यादा लार्ज हो जाए तो अपनी आई बॉल जो है थोड़ी सी अजीब सी अपीयर होगी बाहर की तरफ। ऐसा लगेगा पर्सन किसी और तरफ देख रहा है और उसकी आई बॉल किसी और तरफ, ठीक है। इस केस को क्या कहेंगे, स्ट्रैबिस्मस। एक एक्सटेंड तक इसको सर्जरी से क्या किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। इसी के साथ अपने चैप्टर नंबर 40 और अपनी बायो का जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट चैप्टर था, वो कंप्लीट होता है और अपना सिलेबस भी जो है पूरा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक आप सब लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को।